नमस्कार, मैं हूँ जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि अनुराग यादव जो ताइक्वांडो का खिलाड़ी था, उसकी हत्या को हुए आज 55 दिन बीत गए। 55 दिन के बाद अभी तक क्या कार्रवाई हुई, आप सभी जानते हैं कि आरोपी तो गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन जो आरोपी का जो घर है, जो विवादित जमीन पे बनाया गया है, विवादित जमीन पे, ग्राम समाज जमीन पे, वो अभी तक ध्वस्त नहीं किया गया। उस पे तारीख पड़ रही है। लेकिन इस केस में एक नया मोड़ सामने आया है। जी हाँ, कोर्ट में जो आरोपी जब पेश थे, आरोपियों की जो तारीख लगती है, लालता रमेश और उनकी उसका जो भाई है दरोगा राजेश, उनकी तारीख लगती है, तो कोर्ट में क्या कुछ होता है इसकी जानकारी पहली बार जो है कैमरे के सामने जो सरकारी वकील है, जो अनुराग का केस लड़ रहे हैं, उस सरकारी वकील ने इसकी पूरी जानकारी जो है पहली बार कैमरे के सामने दी है। आपको बता दें, इसमें जो आरोपी जो दरोगा है, जो षड्यंत्रकारी है, दरोगा राजेश, जो रमेश का भाई है, लालता का लड़का है राजेश, उसको कहीं ना कहीं कोर्ट ने जो है वो इसमें पूरी तरह से संलिप्त पाया। जिस तरह से उसकी सीडीआर रिपोर्ट निकली कि वो बात कर रहा था लगातार, हत्या किए जाने के पहले और हत्या किए जाने के बाद, जिस तरह से वो लगातार लालता और अपने भाई रमेश से संपर्क में था, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं कोर्ट ने जो है उसको इसमें संलिप्त पाया कि हाँ, ये षड्यंत्रकारी है। उसी के कारण जब राजेश ने अपनी जमानत अर्जी लगाई, तो उसे कोर्ट ने जो है खारिज कर दिया। जी हाँ, अधिवक्ता ने बताया कि राजेश जो दरोगा है, उसने अपनी जमानत अर्जी लगाई और उसकी तरफ से जो उसके अधिवक्ता थे राजेश के, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि घटना के दिन, घटना के वक्त, जिस दिन अनुराग की हत्या हुई, उसके पहले से ही राजेश जो है वो लखनऊ में था। राजेश कबीरुद्दीनपुर गांव में नहीं मौजूद था, ना ही हाल ही में वो अपने गांव आया हुआ था। तो ऐसे में राजेश को जो है इसमें दोषी नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जो सीडीआर रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, उसके चलते माननीय न्यायालय ने, जोधपुर की न्यायालय ने उसकी जो है अर्जी खारिज कर दी। उसे कहीं ना कहीं षड्यंत्रकारी माना कि हाँ, राजेश जो है इस पूरे षड्यंत्र में शामिल है। जिस तरह से पुलिस ने भी एफआईआर जो दर्ज की और जो तहरीर भी दी गई थी 120 बी के तहत, जो है राजेश को उसमें आरोपी बनाया गया और राजेश लगातार जो है घटना के दिन जो है सुबह से लेके शाम तक अपने परिवार के संपर्क में था। साथ ही वकील ने यह भी बताया कि जिस तरह से लोग जाकर के रमेश और एक बालचारी जो है नाबालिग लड़का, वो जाकर के जिस तरह से लखनऊ में सरेंडर कर देते हैं, तो क्या कुछ किस तरह से सरेंडर करने की पूरी प्लानिंग राजेश ने बनाई। चूंकि राजेश उस समय लखनऊ में ही मौजूद था, अंडर ट्रेनिंग दरोगा है, वो लखनऊ में मौजूद था, तो लगातार जिस तरह से वो संपर्क में था, आखिर क्यों रमेश भाग करके लखनऊ ही जाता है। ये अहम सवाल उठने लगे थे कि रमेश अगर जब घर से निकलता है और वो हाईवे पर पहुंचता है, तो वो बस पकड़ता है, तो बस चाहे तो प्रयागराज की मिलती, चाहे आजमगढ़ की मिलती, लेकिन रमेश लखनऊ ही क्यों जाता है, लखनऊ ही क्यों चुनता है। तो इस बात का खुलासा होता है कि राजेश उस समय लखनऊ में मौजूद था और राजेश ने ही रमेश को ये बताया कि तुम लखनऊ आ जाओ और लखनऊ में मैं तुम्हें कहीं ना कहीं इस तरह से सरेंडर करा दूंगा जिससे तुम एनकाउंटर से बच सकते हो। तो राजेश जो 120 बी के तहत इसमें मुख्य आरोपी बनाया गया है, पूरी षड्यंत्र रचने वाला जो है राजेश है। और लगातार लोग भी ये कह रहे थे कि राजेश जो दरोगा है, उसी की सह पे जो है लालता और रमेश का मन ज्यादा बढ़ा हुआ था। पैसे का घमंड तो इन लोगों को था ही, साथ ही राजेश के दरोगा हो जाने के बाद भी इन लोग का जो है घमंड वो 7वें आसमान पे पहुंच गया था और ये लोग गांव में आतंक मचा रखे थे। और उसी के चलते राजेश ने जो है पूरी प्लानिंग की, जो दरोगा था अंडर ट्रेनिंग, और उसने जो है अपने भाई को वहां पे बुलाया और वहां पे वो जो है उसका सरेंडर करा देता है। फिर वहां सरेंडर होने के कारण ही जो है पुलिस से उसकी मुठभेड़ नहीं हो पाती, इनकाउंटर पुलिस उसका नहीं कर पाती है और अब जो है सभी लोग सलाखों के पीछे हैं। फिलहाल राजेश ने जो प्लानिंग रची थी उसके तहत वो कामयाब हुआ, अनुराग की हत्या भी हो गई और उसने अपने भाई, अपने पिता को इन पुलिस के एनकाउंटर से भी बचा लिया। लेकिन राजेश को ये नहीं पता था कि पुलिस जो कानून जो है उसके हाथ लंबे होते हैं। अभी वो अंडर ट्रेनिंग में था, पुलिस की सारी कार्य प्रणालियों से वो अवगत नहीं था और पुलिस ने मामला दर्ज किया और राजेश को भी इसमें जो है आरोपी पाते हुए उसकी भी सीडीआर निकाली, सीडीआर रिपोर्ट उसकी खंगाली गई। कहीं ना कहीं राजेश जो है अपने ही जाल में फंस गया और वो भी अब सलाखों के पीछे पहुंच गया है। हालांकि उसने जमानत अर्जी डाली, लेकिन जमानत अर्जी उसकी खारिज कर दी गई है। अब वो अपनी जमानत अर्जी उच्च न्यायालय में लगाएगा। वहां से क्या कुछ होगा ये तो उच्च न्यायालय के ऊपर निर्भर करेगा कि वो क्या उसे जमानत देते हैं या नहीं मिलता है वहां से। लेकिन जौनपुर न्यायालय से उसकी जमानत अर्जी जो है वो खारिज कर दी गई। सभी आरोपी सलाखों के पीछे हैं और अब इसमें जो है ट्रायल होगा, इस केस में ट्रायल होगा, उसके बाद दोष सिद्ध होगा, फिर आगे जो है कार्रवाई होगी, क्या कुछ फैसला सुनाया जाएगा ये तो अभी भविष्य के घर में है। लेकिन लगातार लोग ये मांग कर रहे हैं कि आरोपी को फांसी की सजा हो,
और जो अन्य आरोपी है उसके साथ के लोग हैं उन्हें जो है उम्र कैद की सजा सुनाई जाए, किसी को भी छोड़ा ना जाए। ऐसे में एक मांग लोगों की ये भी उठ रही है कि हाँ, जो लालता का जो घर है, जो वाली जमीन पे बनाया गया, उसे भी ध्वस्त किया जाए। तो उसमें भी अब तारीख पे तारीख अभी पड़ रही है, उसमें भी लेखपाल के बयान तो दर्ज हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी आदेश उस पूरे मामले में तहसीलदार कोर्ट से नहीं आया। तो फिलहाल दोनों मामले न्यायालय में चल रहे हैं। एक में तो उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है, जिससे एक बड़ा झटका लालता और उसके परिवार को लगा हुआ है, राजेश को लगा हुआ है। जो राजेश अंडर ट्रेनिंग दरोगा था, तो इसी तौर पर उसे एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि शायद उसकी जमानत अर्जी खारिज हो जाएगी। उसने सोचा होगा कि जमानत अर्जी लगाएगा, उसे जमानत मिल जाएगी, लेकिन कहीं न कहीं न्यायालय ने जिस तरह से उसकी जमानत अर्जी खारिज की, जौनपुर न्यायालय ने, तो साफ तौर पे लगता है कि न्यायालय भी ये मानता है कि हाँ, कहीं न कहीं राजेश जो है इस पूरे घटना में षड्यंत्रकारी है, वो शामिल है। इसलिए में उसको जमानत देना सही नहीं है, इसीलिए उसको जमानत नहीं दी गई। और क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर के सरकारी अधिवक्ता जो हैं, वो मीडिया के सामने उन्होंने क्या कुछ बताया, आइए आपको भी सुनाते हैं। अनुराग यादव की जो बेल खारिज हुई माननीय न्यायालय द्वारा, वो उनकी जो 120 बी कॉन्स्पिरेसी में उनके द्वारा सारी घटना को कारित कराया गया था, जिसके कारण माननीय न्यायालय ने बेल खारिज किया है। और उसमें राजेश यादव जो दरोगा जी हैं, वो मुलजिमों को प्रोटेक्शन दे रहे थे और उनको ले जा करके लखनऊ में सरेंडर भी करवा दिया था। तो उनकी अहम भूमिका को देखते हुए माननीय न्यायालय ने उनकी बेल खारिज किया है। कि पहले और घटना के बाद दोनों का लोकेशन और सीडीआर दोनों का लगा हुआ था। चूँकि लोकेशन लखनऊ का था, लेकिन उनकी वार्ता लगातार चल रही थी। जिन मुलजिमों ने काट कर हत्या की, उसके अलावा भी और जो मुलजिम थे, सभी से उनकी वार्ता हो रही थी और घटना के बाद भी उनकी वार्ता हुई। राजेश यादव ने ही उनको मुख्य भूमिका थी, जो उनको बुला करके सरेंडर कराया, दरोगा है। तो आप लिया तभी तो जा करके उन्होंने सरेंडर करा दिया लखनऊ में। उन्होंने ये पक्ष रखा कि चूँकि राजेश यादव लखनऊ में भी अंडर ट्रेनिंग दरोगा है और वो लखनऊ में थे, तो घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति नहीं पाई गई, इसलिए उनका रोल नहीं है इसमें। लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा जो अभियोजन का तथ्य रखा गया, उसको देखते हुए उनकी बेल खारिज की गई। आगे ट्रायल चलेगा, ट्रायल के बाद जब दोषी सिद्ध होगा तो देखा जाएगा। सुना आपने क्या कुछ बताया जो सरकारी अधिवक्ता हैं सतीश कुमार पांडे, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि कहीं ना कहीं न्यायालय को ये लगा कि राजेश जो दरोगा है, जो अंडर ट्रेनिंग दरोगा था, वो जो है इस पूरे मामले में संलिप्त था। इसी के चलते जब राजेश के वकील ने अपना पक्ष रखा, तो न्यायालय ने कुछ भी नहीं सुना और उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। फिलहाल अब इसमें जो है ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद जो है दोष सिद्ध होगा, उसके बाद लोगों को सजा सुनाई जाएगी। तो जिसके बाद एक बड़ा झटका लालता के परिवार को, रमेश को और राजेश को लगा है और जो जमानत अर्जी थी वो खारिज हो गई है। अभी एक लोगों को उम्मीद है कि जो तारीख पे तारीख पड़ रही है और जो 27 दिसंबर की तारीख पड़ी हुई है तहसीलदार कोर्ट में लालता के घर को ध्वस्तीकरण के लिए, उसमें जो है 27 को क्या कुछ फैसला होगा, क्या उसमें 27 को ये आदेश हो जाएगा कि हाँ, लालता का घर ध्वस्त करना है, लालता का घर गिराना है या नहीं गिराना, उसे बेदखली का आदेश देना है या नहीं देना है। 27 को क्या कुछ होगा, लोगों की उम्मीदें जो है वो तहसीलदार कोर्ट पे लगी हुई है कि तहसीलदार कोर्ट से 27 दिसंबर को क्या कुछ फैसला आएगा। लेकिन आज तक के लिए यही अपडेट थी जो सरकारी अधिवक्ता ने बताया, सतीश कुमार पांडे ने, कि जमानत अर्जी उसकी क्यों खारिज की गई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे प्रथम दृष्टया जो है 120 बी के तहत षड्यंत्रकारी उसे माना गया है। न्यायालय ने यह पाया है कि हाँ, जो उसकी सीडीआर रिपोर्ट आई है, जिस तरह से वो लगातार अपने परिवार से टच में था, जिस तरह से घटना के पहले और घटना के बाद वो परिवार के लोगों से बात कर रहा था, तो इसके चलते न्यायालय ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अब वो अपनी जमानत अर्जी के लिए उच्च न्यायालय जाएगा और उच्च न्यायालय से उसे राहत मिलती है या नहीं मिलती है, ये तो भविष्य के घर में है। लेकिन फिलहाल एक बड़ा झटका लालता और उसके परिवार को इस जमानत अर्जी के खारिज होने से जरूर लगा है।